नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 138 के बाद, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्रत्याभूति की संविदा क्या होती है। इसमें हमने पिछले वीडियोस में सेक्शन 137 तक कवर अप किया था। आज हम सेक्शन 138 के बाद पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमें मीन्स में कैसे इसको इन सेक्शन को अटैच करना है और कौन से सेक्शन केवल प्री के पर्पज से ही इम्पोर्टेंट है या कौन कौन से सेक्शन प्री और मेंस दोनों को लेके चलते हैं। तो बिना कुछ भी देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को हमें स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल भी स्किप किए बिना देखना है, जिससे कि हम कोई भी इसेंशियल पॉइंट्स या कोई भी सेक्शन मिस नहीं करें। चलिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट से रीड करते हैं सेक्शन 138। सेक्शन 138 बात करता है एक सह प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती है। आपने पढ़ा होगा सेक्शन 43 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सेम उस जैसा ही है कि जब आप एक सह प्रतिभू की निर्मुक्ति, यदि आप किसी एक प्रतिभू को उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दो तो बाकी जो आपकी श्योरिटी होती है वो भी डिस्चार्ज हो गई, ऐसा नहीं समझा जाता। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इसने एक श्योरिटी को तो डिस्चार्ज कर दिया, इसका मतलब वो सारी श्योरिटी को डिस्चार्ज कर रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आपने सेक्शन 43 पढ़ा था। सेक्शन 43 बता रहा था कि जब एक प्रॉमिसी होता है, जब मोर देन वन प्रॉमिसर होते हैं जो एक प्रॉमिसी को एक जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं, तो प्रॉमिसी चाहे तो उन सब से या किसी एक से भी प्रॉमिस का कह सकता है कि आप अपने प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करो। ये सेक्शन 43 बताता है। ठीक है, प्रॉमिसी चाहे तो वो सारे प्रॉमिसर को बोले कि आप जॉइंटली अपने प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करो, वो चाहे तो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन से भी कह सकता है कि आप अपने प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करो। इससे ये नहीं होगा कि बाकी के जो प्रॉमिसर होते हैं वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं अगर उसने किसी एक को डिस्चार्ज कर दिया तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्रॉमिसी किसी एक प्रॉमिसर के पास जाता है, बोलता है आप अपनी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्मेंस करो, तो बाकी के जो प्रॉमिसर होते हैं वो उस प्रॉमिसी से तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, बट वो केवल इससे डिस्चार्ज नहीं हो जाते, वो उस जो प्रॉमिसर के लिए तो लाइबल रहते ही है। ठीक है, मैं इसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सकेगा। हम जानते हैं ए, बी, सी, ये 3 पर्सन है। ठीक है, हम जानते हैं, हम मान लेते हैं ए जो है वो क्या है, प्रिंसिपल डेटर है। ठीक है, बी जो है वो श्योरिटी है और सी जो है वो क्रेडिटर है। ये हमारा सिंपल सा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं कि जो श्योरिटी है ना, ये बी, सी, बी, डी और ई 3 पर्सन है। मतलब कि ए की तरफ से बी, डी, ई तीनों ने सी को श्योरिटी दी। ठीक है, अब अगर बी सिर्फ डिस्चार्ज हो जाए या ए केवल बी को डिस्चार्ज कर दे या सी केवल बी को डिस्चार्ज कर दे, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि डी और ई भी डिस्चार्ज हो गए हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बी डिस्चार्ज हो जाएगा, ये भले ही जो सी क्रेडिटर है वो बी को नहीं बोले, वो केवल डी और ई को बोले पैसे चुकाने के लिए, बी को नहीं बोले, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डी और ई बोले कि आपने केवल बी को डिस्चार्ज कर दिया तो हम भी डिस्चार्ज हो गए हैं। नहीं, बी के डिस्चार्ज होने से आप दोनों डिस्चार्ज हो गए हो, ऐसा नहीं होता है। सी आप दोनों से पैसा ले सकता है ना, फिर आपका राइट है कि आप जाके बी से पैसे लो। ठीक है, जैसा कि हमने सेम सेक्शन 43 में पढ़ा था, जहाँ पर मोर देन वन प्रॉमिसर होते हैं और एक प्रॉमिसी होता है। प्रॉमिसी किसी एक प्रॉमिसर के पास जाता है और बोलता है कि आप पूरा प्रॉमिस परफॉर्म करो, मुझे नहीं पता, मैं उन 2 के पास नहीं जाऊंगा, तो वो उस पूरे को परफॉर्म करने के लिए लायबल होता है। बाद में फिर वो उन 2 प्रॉमिसी से या जितने भी प्रॉमिसर बचे होते हैं उनसे अपना जो है वो लायबिलिटी परफॉर्म करा सकता है। ठीक है, ये आपको सेक्शन 43 में बताया गया था कि अगर प्रॉमिसी किसी एक प्रॉमिसर को डिस्चार्ज कर देता है तो बाकी के प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो ऐसे डिस्चार्ज नहीं होंगे, वो एक दूसरे के लिए लायबल तब भी रहेंगे और प्रॉमिसी के लिए भी लायबल रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ गए हों कि प्री में बहुत पूछा जाता है कि एक सह प्रतिभू एक को श्योरिटी का डिस्चार्ज अदर को डिस्चार्ज नहीं करता। रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर। जहाँ की एक सह प्रतिभू हो, ठीक है, जहाँ की सह प्रतिभू हो मतलब 1, 2, 3, 4 ज़्यादा
श्योरिटी हैं एक से ज़्यादा, वहाँ लेनदार द्वारा यानी क्रेडिटर द्वारा उनमें से किसी एक की निर्मुक्ति अन्य को उन्मोचित नहीं करती। अगर उसने किसी एक श्योरिटी को बोल दिया चलिए जाइए मैंने आपको डिस्चार्ज कर दिया, तो बाकी ये श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होंगे, वो तब भी उस क्रेडिटर के प्रति उतने ही लायबल रहेंगे। ठीक है। और जिसने जो डिस्चार्ज हो चुका है, जिस पर्सन को क्रेडिटर ने डिस्चार्ज किया था, वो डिस्चार्ज हो जाएगा क्रेडिटर के लिए, बट वो उन श्योरिटी के लिए फिर भी लायबल रहेगा। वो ये नहीं कह सकता बाद में जाके अरे मुझे तो क्रेडिटर ने डिस्चार्ज कर दिया था, नाउ अब मैं फ्री हूँ। हाँ, तुम्हें क्रेडिटर ने डिस्चार्ज कर दिया था, बट वो जो 3-4 श्योरिटी थे तो उनके लिए अभी भी लायबल हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। वहाँ एक ही निर्मुक्ति अन्य को उन्मोचित नहीं करती, और ना यह ऐसे निर्मुक्त प्रतिभू को अन्य प्रतिभुओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त करती है। ठीक है, 3 श्योरिटी थे, क्रेडिटर बोलता है मैं एक को डिस्चार्ज कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो इन 2 से मांगूंगा। ओके, वो 2 डिस्चार्ज नहीं होंगे, उसने केवल एक को डिस्चार्ज किया है, एक ही डिस्चार्ज होगा, बाकी के 2 डिस्चार्ज नहीं होंगे। ये क्लियर हुआ, यहाँ तक बात करता है। फिर जिसको क्रेडिटर ने डिस्चार्ज कर दिया था, जिस श्योरिटी को, वो श्योरिटी क्रेडिटर के लिए डिस्चार्ज होगा, बाकी 2 श्योरिटी के लिए वो लायबल रहेगा। वो 2 श्योरिटी जाके उससे कह सकते हैं कि देखो तुम्हें क्रेडिटर ने तो डिस्चार्ज कर दिया, पर तुम हमारे लिए अभी भी लायबल हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वो तीनों जो श्योरिटी होते हैं वो एक दूसरे के लिए लायबल होते हैं, चाहे उन्हें क्रेडिटर डिस्चार्ज करे अथवा नहीं करे। अगर क्रेडिटर किसी एक को डिस्चार्ज करता भी है तो बाकी 2 जो होंगे वो क्रेडिटर के प्रति लायबल रहेंगे। ये 138 सेक्शन बात करता है। ये सिर्फ प्री में पूछा जाता है कि एक सह प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्यों को निर्मुक्त नहीं करती है। कौन सी धारा में बताया गया है? धारा 138 सिंपली। सेक्शन 139 इम्पोर्टेंट फॉर प्री, मार्क कर लीजिए। लेनदार के ऐसे कार्य या लोप से जिससे प्रतिभू के पारिणामिक उपचार का ह्रास हो, प्रतिभू का उन्मोचन। क्या हो जाता है यहाँ पर, जो श्योरिटी होती है वो डिस्चार्ज हो जाता है। कब डिस्चार्ज होता है कि क्रेडिटर कुछ ऐसा काम करते या कुछ भी ऐसा ओमिशन करते, या तो वो कुछ ऐसा एक्ट परफॉर्म करते या कुछ भी ऐसा लोप या ओमिशन कर दे जिससे कि जो प्रतिभू की रेमेडी होती है ना वो कम हो जाए, या प्रतिभू की जो रेमेडी होती है ना उस पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अगर क्रेडिटर ने कुछ ऐसा काम कर दिया या कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे कि जो श्योरिटी होता है उसका राइट या उसकी रेमेडी पर कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो श्योरिटी उस टाइम पर डिस्चार्ज हो जाता है। इसे हम आगे पढ़ते हैं। यदि लेनदार कोई ऐसा कार्य करे जो प्रतिभू के अधिकारों से असंगत हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ करे जिसके किए जाने कि प्रतिभू के प्रति उसकी कर्तव्य उपेक्षा करता हो और मूल ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के परिणामिक उपचारों का ह्रास हो जाए, तो प्रतिभू उन्मोचित हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। कैसे? गा के लिए खा निश्चित धनराशि के बदले एक पोत निर्माण करने की संविदा करता है। ठीक है, गा के लिए खा क्या करता है, एक निश्चित धनराशि के बदले गा के लिए एक पोत निर्माण करने की संविदा कर रहा है। बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक शिप बिल्ड करूंगा, बदले में तुम मुझे कुछ रुपए दे देना। सी से ऐसा बोलता है। ठीक है, जो धनराशि काम के जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा वैसे वैसे आप किश्त देते जाओगे। आप समझिए कि बी और सी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं आपके लिए बिल्ड अ शिप, एक शिप का क्या करूँगा, निर्माण करूँगा, बदले में आप मुझे एक सर्टेन अमाउंट देना। सी ने बोला ओके, बट ये सर्टेन अमाउंट इकट्ठा नहीं मिल जाएगा। बी जैसे जैसे काम करेगा सी उसे वैसे वैसे रुपये देता जाएगा। ठीक है, खा द्वारा संविदा के सम्यक पालन के लिए गा के प्रति का प्रतिभू हो जाता है। ए क्या करता है, बी के बिहाफ पर श्योरिटी बन जाता है। कैसी श्योरिटी? कि बी आपके लिए शिप का निर्माण करेगा ही। बी आपके लिए शिप का निर्माण करेगा, इसकी श्योरिटी ए ले लेता है और सी को दे देता है। ठीक है, इसकी गारंटी कौन ले रहा है? ए गारंटी ले रहा है बी के लिए। किसको गारंटी दे रहा है? सी को गारंटी दे रहा है। सी को गारंटी देता है कि बी तुम्हारे लिए काम करेगा, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। का द्वारा संविदा का सम्यक पालन के लिए गा के प्रति का प्रतिभू हो जाता है। का के ज्ञान के बिना खा को अंतिम 2 किश्तों का पूर्व संदाय गा कर देता है। इस पूर्व संदाय कारण का उन्मोचित हो जाता है। आप लोगों ने संविदा क्या की थी? संविदा की थी कि बी आपके लिए एक शिप का निर्माण करेगा, मैं उसके लिए एक श्योरिटी हूँ, और जैसे जैसे वो काम करेगा वैसे वैसे आप उसे सर्टेन अमाउंट पे करते जाओगे। ऐसी आपने संविदा की। बट सी ने क्या किया, उसे जो पहले किश्त थी वो पहले ही दे दी, मतलब पूरा अमाउंट पहले ही दे दिया। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल इसे भी हम इलस्ट्रेशन में अच्छे समझा सकती हूँ। ABC 3 पर्सन है, ठीक है। B और C कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? B ने बोला मैं शिप बनाऊंगा, आप मुझे सर्टेन अमाउंट देना। C ने बोला ओके। यहाँ पर एक कर रहा है श्योरिटी, यानी ए क्या है? श्योरिटी है। किसकी श्योरिटी है? B के लिए ये श्योरिटी है, ठीक है। ये बोल रहा है कि B आपके लिए शिप का निर्माण करेगा, इसकी गारंटी C मैं आपको देता हूँ, आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। ऐसे ये ए ने क्या किया? श्योरिटी बन गया ये बी के बिहाफ पर कि बी करेगा ही कॉन्ट्रैक्ट का पालन। और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था स्पेसिफिकली कि बी को आप पेमेंट करोगे, बट कब करोगे? जैसे जैसे बी आपके लिए काम करेगा वैसे वैसे आप उसको पेमेंट करोगे। बट यहाँ सी क्या करता है? उसे पूरा पेमेंट इकट्ठा कर देता है, या बचा हुआ जो पेमेंट होता है वो इकट्ठा कर देता है। ऐसा नहीं करता कि बी काम करेगा फिर सी पेमेंट करेगा, ये रूल को वो फॉलो नहीं करता, वो इकट्ठा पेमेंट कर देता है। नाउ ये क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। क्यों डिस्चार्ज हो गया? क्योंकि आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया, ये एक्ट करने से आपने कहीं ना कहीं श्योरिटी की रेमेडी को नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वैसे आपने परफॉर्म नहीं किया, कहीं ना कहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ कर रहे हो या आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो, आपने उसे इकट्ठा पेमेंट क्यों किया? जब आप लोगों ने बात की थी कि आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे पेमेंट होगा, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है। आप इसके साथ BC इसका इलस्ट्रेशन और पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट बेसिकली यही मतलब है कि क्रेडिटर कुछ भी ऐसा काम कर देता है या कुछ भी ऐसा ओमिशन कर देता है जिससे क्या हो जाता है, जो श्योरिटी होता है उसके राइट या उसकी रेमेडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको सेक्शन 139 भी समझ में आएगा। प्री के पर्पज से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। इलस्ट्रेशन पूछेंगे और आपको बताएंगे। इलस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन में फेरफार हो जाएगा, या वो कुछ बिना बताए कर दे, या वो कुछ एक्स्ट्रा कर दे, या आपने जो भी रूल्स दिए हों अपने कॉन्ट्रैक्ट में वो उसको हटा के कुछ कर दे, तो इससे क्या हो जाता है? डिस्चार्ज, श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये आप मीन्स में भी इसे मेंशन कर सकते हैं। जब आपको मीन्स में पूछा जाएगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है और श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज हो सकता है, तो आप इसे एक पॉइंट में 139 को भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 139 आपको एक ऐसा रूल या आपको एक ऐसा पॉइंट बताता है कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी कब कब हो सकता है। तो जब लेनदार कोई भी ऐसा एक्ट करे या कोई भी ऐसा ओमिशन करे जिससे कि जो श्योरिटी होता है उसकी राइट्स में या उसकी रेमेडी में लीगल नेगेटिव इफेक्ट पड़े, तो उससे क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी इसका इफेक्ट होगा। तो आप इसे मीन्स में अगर आपसे पूछा जाए कि श्योरिटी के डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी कब कब हो सकता है, तो आप उसमें 139 सेक्शन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और भी सेक्शन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया वो भी मेंशन कर सकते हो। 139 सेक्शन भी आप मेंशन करेंगे, क्योंकि वो बताता है कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी कब कब हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 140। सेक्शन 140 बात करता है राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट्स और परफॉर्मेंस। संदाय या पालन होने पर प्रतिभू के अधिकार क्या होते हैं। ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यदि पालन और संदाय यानी पेमेंट और परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, यहाँ पर पेमेंट ऑफ और परफॉर्मेंस कौन कर रहा है? श्योरिटी। ABC 3 पार्टी हैं। ABC 3 पार्टी हैं। A इज़ अ प्रिंसिपल डेटर, B इज़ अ श्योरिटी, C इज़ अ क्रेडिटर। ओके, नाउ A और C कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में जो B होता है वो श्योरिटी होता है। किसके बिहाफ पर? A के बिहाफ पर, कि अगर A आपका पेमेंट या आपके लिए परफॉर्मेंस ना करे तो फिर उसके बदले में मैं करूँगा। और जो पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है वो बी को करनी भी पड़ती है। तो जो बी परफॉर्मेंस और पेमेंट के बाद बी के पास वो सारे राइट्स आ जाएंगे और वो सारी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी जो सी के पास थी। एक बार और समझते हैं। ABC 3 पार्टी हैं। A इज़ अ प्रिंसिपल डेटर, B इज़ अ श्योरिटी एंड C इज़ अ क्रेडिटर। A और C यानी कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें B श्योरिटी होता है। B क्या क्या काम होता है? पहली लाइबिलिटीज़ होती है A की, यानी प्रिंसिपल डेटर ही अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा या अपना पेमेंट देगा बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जब प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करता है तब सेकंड जो लाइबिलिटी आती है वो श्योरिटी की आती है। अब यहाँ पर जो श्योरिटी है वो करे किसकी जगह पर?
ए की जगह पर, क्योंकि ए ने तो मना कर दिया, ए तो डिफ़ॉल्ट कर गया, ना तो वो पेमेंट कर रहा है ना वो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अब सेकंड लायबिलिटी किसकी अराइज होती है? बी की। बी करे सारा वो काम, सारी परफॉर्मेंस या सारा पेमेंट करे जो कि ए को करना था, उसके बदले कौन कर रहा है? बी कर रहा है। ठीक है, सी को तो अपना पेमेंट हो गया या फिर सी के लिए तो अपनी परफॉर्मेंस हो गई, सी तो चला गया। अब बी जो होता है ना वो बिल्कुल सी की जगह पर प्लेस पे आके बैठ जाता है। सी के पास जो जो राइट्स थे वो सारे बी के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर बी एज अ क्रेडिटर एंड ए एज अ प्रिंसिपल डेटर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो संदाय और जो पालन किया जा रहा है ना वो प्रतिभू के द्वारा किया जा रहा है, तभी तो प्रतिभू के अधिकार अराइज हो रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो पालन और जो संदाय है, इट मीन्स जो परफॉर्मेंस और जो पेमेंट है वो ए के द्वारा कर दिया जाए, मतलब ए ने ही अपनी परफॉर्मेंस कर दी या फिर ए ने ही अपनी पेमेंट कर दी, तो क्या इफ़ेक्ट होगा? तो इफ़ेक्ट ये होगा कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, संविदा की पूर्ति हो जाएगी और बी उन्मोचित हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों डिस्चार्ज हो जाएगा? क्योंकि ए ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस कर दिया। नाउ बी इज डिस्चार्ज, श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ जो पेमेंट या फिर जो परफॉर्मेंस है वो ए के द्वारा ना की जाके बी के द्वारा की जाती है, इट मीन्स श्योरिटी के द्वारा की जाती है, तो श्योरिटी के पास वो सारे राइट्स और सारी लायबिलिटीज़ आ जाती हैं जो क्रेडिटर के पास होती हैं। वो क्रेडिटर की प्लेस पे आके बैठ जाता है। ये कब होता है? जब परफॉर्मेंस और पेमेंट बी के द्वारा की जाए, तो वो अपने जो उसने परफॉर्मेंस और पेमेंट की है वो उसके बदले लेगा ना कुछ। ठीक है, यही अगर बात आती है कि अगर वो परफॉर्मेंस और पेमेंट ए करते, अपने कॉन्ट्रैक्ट का पालन ए करते, तो फिर क्या? फिर तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और बी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी ने श्योरिटी दी थी। क्यों श्योरिटी दी थी? बी ने इसलिए श्योरिटी दी थी क्योंकि बी की गारंटी से, बी की प्रतिभूति से आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया? क्योंकि सी ने कहा था कि देखो ए, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम अगर आगे चल के तुमने अपना संविदा का पालन नहीं किया तो, या आगे चल के तुमने मुझे पेमेंट नहीं करी तो मैं क्या करूँगा, इसलिए तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को राज़ी तो हूँ, पर तुम बी को प्रतिभू बनाओ, ऐसा सी ने बोला। इसे बोलने से ए ने बोला तुम प्लीज़ मेरे लिए प्रतिभू बन जाओ, तो बी जाके प्रतिभू बन जाता है। बी का जो प्रतिफल होता है वो क्या होता है कि बी के प्रतिभू बनने से, बी के गारंटी देने से, बी के श्योरिटी बनने से ए और सी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये बी के लिए प्रतिफल हो जाता है। ठीक है, हमने जो कि पिछले सेक्शन में पढ़ा था है कि प्रतिभू के लिए प्रतिफल क्या होता है। ठीक है, लेकिन जब अपना परफॉर्मेंस ए नहीं करेगा और उसके बदले बी को करना पड़ेगा, तो बी ने जो परफॉर्मेंस किया है, कुछ झेला है, उसके बदले वो ए से वो उसका कंपनसेशन या वो ले सकता है, वो एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है। फिर यही आपका सेक्शन 140 बताता है। इसे हम डायरेक्ट से रीड कर लेते हैं। जहाँ की कोई प्रत्याभूत ऋण शोध्य हो गया हो या प्रत्याभूत कर्तव्य के पालन में मूल ऋणी से व्यतिक्रम हो गया हो। प्रत्याभूत ऋण मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऋण जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है, मतलब इसके लिए कोई श्योरिटी बैठा हुआ है कि तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगा। ठीक है, वहाँ वे सब अधिकार जो लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो, प्रतिभू द्वारा उन सब के जिसके लिए वह दायी हो, संदाय या पालन करने पर प्रतिभू में विनीत हो जाते हैं। मतलब वे सारे अधिकार जो लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, प्रतिभू द्वारा उन सब के जिसके लिए वह दायी हो, प्रतिभू द्वारा अगर वह सारा पालन कर देता है या संदाय कर देता है, ये जब प्रतिभू करता है तो उसमें सारे वह अधिकार निहित हो जाते हैं जो लेनदार में होते हैं मूल ऋणी के विरुद्ध। कब? जब वह सब कुछ क्या करे? प्रतिभू करे मूल ऋणी से व्यतिक्रम होने की दशा में। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 140 भी समझ में आया हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 141। अब हम बात करते हैं सेक्शन 141। सेक्शन 141 बात करता है लेनदार की प्रतिभूतियों का फ़ायदा उठाने का प्रतिभू का अधिकार। इसका मतलब है यदि लेनदार के पास श्योरिटी के अलावा कुछ और भी श्योरिटी के रूप में है, तो प्रतिभू का अधिकार है कि उतने अमाउंट तक वो क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका फ़ायदा उठा सकेगा। ठीक है, जैसे कि एक श्योरिटी है बी जिसने ए के बिहाफ पर सी को श्योरिटी दी है। सी जो है वो क्रेडिटर है,
ए जो है वो प्रिंसिपल डेटर है और बी है श्योरिटी। बी ने श्योरिटी दी है सी को ए के बिहाफ पर कि ठीक है कि ये आपका पेमेंट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। ये बी ने श्योरिटी दी है सी को ए के बिहाफ पर। यहाँ पर सी के पास जो है ना वो एक और श्योरिटी है। क्या श्योरिटी है? उसके पास फॉर एग्जांपल ए की एक बाइक है और वो बाइक की जो कीमत है वो 30,000 रुपये है। तो 30,000 रुपये तक क्या मिल जाएगा? जो श्योरिटी है उसको फ़ायदा मिल जाएगा अगर वो सेम संविदा के लिए की गई हो तो। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझा सकती हूँ। ए बी सी, ए इज़ अ डेटर, बी इज़ क्रेडिटर एंड बी इज़ श्योरिटी एंड सी इज़ क्रेडिटर। ठीक, ए और सी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें बी एज अ श्योरिटी था। इसने श्योरिटी दी थी ए के बिहाफ पर। ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि जो सी है इसने ए को 1,00,000 रुपये उधार दिए थे। क्या दिए थे? 1,00,000 रुपये उधार दिए थे और बी ने बोला था कि आप इसे 1,00,000 रुपये उधार दे दो, ये आपको लौटा देगा 2 महीने बाद। यदि ये आपको नहीं लौटाता है तो फिर इसकी क्या गारंटी मैं ले रहा हूँ या मैं श्योरिटी इसकी बन रहा हूँ, इसके ब्याह पर मैं श्योरिटी बन रहा हूँ, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, बी ने गारंटी ली, ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? सी ने ए को 1,00,000 रुपये उधार दिए सिर्फ 2 महीने के लिए। ठीक है, इतना ये है। ए ने क्या किया? इसी 1,00,000 के बदले बी तो श्योरिटी था ही, बी तो श्योरिटी था, बी श्योरिटी क्या था कि यदि ए आपके रुपए नहीं लौटाएगा तो मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। ये तो बी की श्योरिटी थी। लेकिन इसी ऋण के बदले जो ए है ना वो सी को अपनी एक बाइक दे देता है। उस बाइक की कीमत रहती है लगभग 40,000 रुपये, वो दे देता है। एक और श्योरिटी देता है, हम ऐसा समझ सकते हैं। एक श्योरिटी तो बी ने दी कि यदि ए नहीं लौटाएगा तो मैं आपको 1,00,000 रुपये लौटा दूंगा। वैसे ही ए आपको 2 महीने बाद लौटा देगा, प्लीज़ आप इसको दे दो। यदि ये नहीं लौटाता है तो मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। ये तो बी श्योरिटी है। प्लस ए ने क्या किया? 1 महीने बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद सी को अपनी एक बाइक दे दी और बोला कि ये बाइक 40,000 रुपये तक मार्केट में बिक जाएगी या इस बाइक की कीमत 40,000 रुपये तक है। मैं आपको 1,00,000 रुपये के बदले ये बाइक और दे रहा हूँ कि आप इसे क्या रखे रहो, एक मॉर्गेज के तौर पर रखे रहो या इसे भी एक श्योरिटी के तौर पर रखे रहो। ठीक है, या मैंने इस बाइक को आपको गिरवी रख दिया। क्यों गिरवी रख दिया? ये 1,00,000 रुपये के लिए कि जब मैं आपको ये 1,00,000 रुपये 2 महीने बाद लौटा दूंगा तो आप मुझे मेरी बाइक लौटा देना। ए ने उसे एक और श्योरिटी और दे दी, अपनी बाइक। एक श्योरिटी तो बी थी, बी एक पर्सन है, प्लस उसने एक श्योरिटी बाइक दे दी। इसके बदले वो गहना भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये उसने एक और श्योरिटी और दे दी कि आप बाइक रख लो जब तक मैं आपको 1,00,000 रुपये नहीं दे पाऊँ। अब 2 महीने हो गए और ए रुपये नहीं दे पा रहा है। ए ने बोल दिया देखो मेरे पास तो नहीं रुपए, मैं नहीं दे सकता। नाउ बी कितने रुपए देने के लिए हकदार है या फिर बी सिर्फ कितने रुपए देगा? बी देगा सिर्फ 60,000 रुपये। अब आप बोलोगे 60 क्यों देगा, 1,00,000 क्यों नहीं देगा? सी ने तो पूरे 1,00,000 दिए थे, सी तो पूरे 1,00,000 मांगेगा। बी बोलेगा ओके ओके 1,00,000 रुपये मैं देता आपको, बिल्कुल देता, यदि आपके पास ये 40,000 रुपये की बाइक नहीं होती। ये बाइक 40,000 रुपये में मार्केट में बिक रही है, आप 1,00,000 में से 40,000 काटे, मैं आपको केवल 60 दूंगा। यदि ये बाइक 35,000 की बिकेगी तो मैं आपको 65 दूंगा। समझ में आया? मतलब अगर जो प्रिंसिपल डेटर होता है वो क्रेडिटर को कुछ और भी श्योरिटी दे रहा है, कुछ और भी सिक्योरिटी दे रहा है, तो उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? प्रतिभू उठाएगा। वो तो उठाएगा ही नहीं यार, वो आपको पूरे रुपए दे रहा था, वो आपके लिए एज अ गारंटी दे रहा था, तो ये भी तो आपने एक सिक्योरिटी के पर्पज से रखा है, तो इसका भी फ़ायदा भी उठाएगा। ठीक है, या फिर आप जो है बी जो बोलता है वो बोलता है कि आप सी को देखो 10,000 रुपये दे दो, सी आपको 2 महीने बाद लौटा देगा, नहीं लौटाएगा तो मैं लौटा दूंगा। ए जाता है और ए सी के पास अपना एक फर्नीचर रख देता है, जो फर्नीचर की कीमत लगभग 2,000 है। तो जो बी है ना वो 2,000 रुपये काट के दे देगा। यानी जो अदर श्योरिटी होती है या जो अदर सिक्योरिटी होती है जो कि प्रिंसिपल डेटर ने दी होती है क्रेडिटर को, उसी कॉन्ट्रैक्ट के बदले, उसी ऋण के बदले, तो प्रतिभू उसका फ़ायदा उठाने का हकदार है। हाँ, अब आप बात करें कि जो सी है उसने 10,000 रुपये दिए या 1,00,000 रुपये दिए और उसके लिए श्योरिटी बनाया बी को कि अगर डिफ़ॉल्ट ए करता है तो तुम उसके बदले दोगे। बी जब ए डिफ़ॉल्ट करेगा तो बी सी को 1,00,000 रुपये देगा।
ए जाता है सी के पास दोबारा से और 10,000 रुपये फिर से उधार ले आता है और उसके बदले अब बाइक रखाता है। तो अब जो बी है ना, अब वो बी इस बाइक का फ़ायदा नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो बाइक दी गई है ना वो इस रुपये के बदले नहीं गई, वो एक और कॉन्ट्रैक्ट के बदले या एक और डेप्ट के बदले दी गई है। समझ में आया? मतलब बी तभी फ़ायदा उठा सकता है जब सेम कॉन्ट्रैक्ट, सेम पेमेंट या सेम परफॉर्मेंस, सेम प्रॉमिस के लिए आप कुछ एक और श्योरिटी और दे दो। यदि आप कुछ अदर के लिए दे रहे हो तो फिर उसका जो श्योरिटी है वो फ़ायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 142। सेक्शन 142 बताता है दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधि मान्य होगी। मतलब आपने श्योरिटी से श्योरिटी ली है, उससे क्या करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, उसे कुछ गलत बता के आपने उससे क्या श्योरिटी ले ली, तो ये श्योरिटी क्या होगी, इनवैलिड होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 143। प्री के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधि मान्य होगी। छुपाव द्वारा, यदि आप फ्रॉड करके, ठीक है, या कुछ छुपा के, कंसील करके, कुछ गलत बता के, कुछ छुपा के अगर आप गारंटी लेते हो तो वो भी क्या होगी, इनवैलिड होगी। कोई भी प्रत्याभूति जो लेनदार ने तात्विक परिस्थितियों के बारे में मौन धारण करके या छुपा के या फ्रॉड करके प्राप्त की है तो वो क्या होती है, इनवैलिड होती है। कोई भी प्रत्याभूति जो लेनदार ने कोई भी दुर्व्यपदेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, झूठ बोल के, गलत बता के ली हो तो वो भी क्या होती है, इनवैलिड होती है। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो में सारे सेक्शन क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आप कोई भी सेक्शन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।